नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जमीनी घोटाला दिल्ली में हेमंत सोरेन के घर पहुंची ईडी। सीएम कहां गए नहीं पता। रांची में सीएम हाउस और बीजेपी ऑफिस की सुरक्षा बढ़ाई गई। जी हां दोस्तों, जमीनी घोटाले में घिरे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। जांच एजेंसी ईडी सोमवार को उनसे पूछताछ के लिए दिल्ली स्थित आवास पहुंची। हालांकि वे यहां नहीं मिले। एजेंसी यहां जरूरी कागजात खंगाल रही है। सूत्र बता रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने ईडी को ईमेल पर पूछताछ के लिए समय दिया है। 31 जनवरी को 1 बजे पूछताछ के लिए सीएम तैयार हैं। ईडी की कार्रवाई के विरोध में जेएम कार्यकर्ता रांची के मोरहाबादी इलाके से सीएम हाउस होते हुए राजभवन के लिए निकले हैं। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री आज जवाब नहीं दे रहे हैं तो उन्हें कल जवाब देना होगा। एक सच्चे नागरिक के रूप में हमें आज्ञा माननी चाहिए। कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं है। मैं ये बात कई बार व्यक्त कर चुका हूं। कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी। इधर सोरेन कहां है, इसकी जानकारी भी आधिकारिक तौर पर किसी को नहीं है। वे 27 जनवरी की रात 11:30 बजे दिल्ली स्थित आवास पहुंचे थे। देर रात उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और करीबियों के साथ बैठक भी की थी। वे अपने पिता और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के आवास पर भी नहीं है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ममता बनर्जी ने सीएए एनआरसी को बताया बीजेपी का चुनावी हथकंडा। बोली, बीएसएफ के दिए गए पहचान पत्र न लें प्रवासी मजदूर। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर के उस दावे पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य में 1 सप्ताह के भीतर नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए लागू कर दिया जाएगा। ममता ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर इस मुद्दे पर राजनीतिक हंगामा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सरकार पहले ही बंगाल में शरणार्थियों को नागरिकता दे चुकी है। कूच बिहार जिले में आयोजित एक प्रशासनिक बैठक के दौरान बनर्जी ने कहा कि शरणार्थी शिविरों के निवासियों को नागरिक माना जाता है और वे सभी आवश्यक सरकारी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिन्होंने यानी कि शांतनु ठाकुर एनआरसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अब वे सीएए चिल्ला रहे हैं। ये राजनीति है। हमने सभी को नागरिकता दी है। उन्हें राशन मिलता है, वे स्कूल जाते हैं, छात्रवृत्ति, शिक्षा श्री और हर योजना मिलती है, ठीक इसलिए क्योंकि वे नागरिक हैं। एनआरसी के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए ममता बनर्जी ने प्रवासी मजदूरों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी कि उनके नाम मतदाता सूची में हो। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले कूच बिहार के लोगों को बीएसएफ के पहचान पत्र स्वीकार नहीं करने की चेतावनी देते हुए आरोप लगाया कि इससे वे एनआरसी के दायरे में आ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी ने नीतीश पर एक शब्द नहीं कहा। किशनगंज में न्याय यात्रा के दौरान बिहार में सरकार पलटने पर चुप रहे, सिर्फ आरएसएस और भाजपा पर टारगेट किया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में प्रवेश कर चुकी है। राहुल गांधी आज बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर से किशनगंज पहुंचे। यहां स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश में आरएसएस और भाजपा की विचारधारा ने हिंसा और नफरत फैला रखी है। हालांकि 4 मिनट के अपने भाषण में राहुल गांधी ने एक शब्द भी बिहार की नई सरकार और नीतीश कुमार पर नहीं कहा। लोगों को उम्मीद थी कि राहुल गांधी नीतीश कुमार और वर्तमान एनडीए सरकार पर जमकर हमला करेंगे, लेकिन वे सिर्फ आरएसएस और भाजपा पर ही हमला करते रहे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। किरोड़ी लाल मीणा बोले, हिजाब पर कई देशों में प्रतिबंध, राजस्थान में भी बैन करना चाहिए। जी हां दोस्तों, राजस्थान की भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान में हिजाब पर प्रतिबंध को लेकर बड़ा बयान दिया। सोमवार को मीडिया से बात करते हुए राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि कई देशों में हिजाब पर प्रतिबंध है, यहां भी हिजाब पर प्रतिबंध होना चाहिए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कर्नाटक में पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार में स्कूलों में लड़कियों को हिजाब पहनकर स्कूल नहीं जाने के फैसले को लेकर बवाल हुआ था। हालांकि दिसंबर 2023 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर लगे प्रतिबंध को हटाने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि पहनने और भोजन का चयन व्यक्तिगत मामला है। हालांकि अक्टूबर 2023 में कर्नाटक सरकार ने प्रतियोगी और भर्ती परीक्षाओं में हिजाब पहनकर आने की अनुमति दे दी थी। उस समय भी इसे लेकर विवाद हुआ था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि हिजाब इस्लाम के धार्मिक व्यवहार का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और शैक्षणिक संस्थानों को अपना ड्रेस कोड लागू करने का अधिकार है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ज्ञानव्यापी केस, हिंदू पक्ष की सुप्रीम कोर्ट में याचिका। सील किए गए परिसर के सर्वे की मांग की गई। मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। जी हां दोस्तों, वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस याचिका में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के डायरेक्टर जनरल से अपील की गई है कि वे परिसर में मिले शिवलिंग का सर्वे करें ताकि उसकी वास्तविकता का पता लगाया जा सके। याचिका में कहा गया है कि सर्वे करने के लिए शिवलिंग के आसपास की आर्टिफिशियल या मॉडर्न
दीवार और फ्लोर को हटाया जाए, बिना शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए सील किए गए पूरे इलाके का वैज्ञानिक सर्वे किया जाए। इससे पहले 19 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानव्यापी के सर्वे पर रोक लगा दी थी। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने याचिका में ज्ञानव्यापी परिसर में सील बंद वजूखाना यानी कि स्नान जल टैंक का सर्वे कराने की मांग करने की बात कही थी। उन्होंने दावा किया था कि 10 सील बंद तहखानों में हिंदू मंदिर के सबूत और कलाकृतियां मौजूद हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिहार में अकेले लड़ती बीजेपी तो फायदे में रहती, नीतीश के पाला बदलने पर पीके का बयान। जी हां दोस्तों, जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार के 9वीं बार सीएम पद की शपथ लेते ही बिहार में एनडीए नित नई सरकार का गठन हो गया। नई सरकार के बनते ही विपक्षी दल नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। कोई उन्हें अवसरवादी तो कोई पलटू राम और आयाराम गयाराम कह रहा है। इन सबके बीच जन स्वराज अभियान के मुखिया और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर एक बार फिर तीखा हमला किया। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि अगर बीजेपी अपने दम पर लड़ती तो ज्यादा फायदे में रहती। आज तक के साथ विशेष बातचीत करते हुए प्रशांत किशोर ने नीतीश पर तीखा हमला किया और बीजेपी को भी पलटने वाली पार्टी बताया। प्रशांत किशोर ने कहा कि इंडिया ब्लॉक को धराशायी करने के लिए बीजेपी ने यह कदम उठाया है। बीजेपी बिहार में अकेली लड़ती तो ज्यादा फायदे में रहती। नीतीश को निशाने पर लेते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश जीवन की आखिरी पारी खेल रहे हैं, वो कब क्या करेंगे किसी को नहीं पता। जनता ने उनको नकार दिया है, इसलिए वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीजेपी में शामिल हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई नेता, फारूक अब्दुल्ला को बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की पार्टी को झटका देते हुए जम्मू क्षेत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई शीर्ष स्तर के नेता रविवार को भाजपा में शामिल हो गए। पाला बदलने वाले नेताओं में नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और कटवा जिला अध्यक्ष संजीव खजूरिया, अन्य पदाधिकारी और पार्टी के कई अन्य सदस्य शामिल है। खजूरिया ने नरेंद्र मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के जमीनी स्तर पर प्रभाव की सराहना की और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना की। वे बीजेपी की जम्मू कश्मीर इकाई के प्रमुख रविंदर रैना की उपस्थिति में जम्मू कश्मीर की पार्टी मुख्यालय में भाजपा में शामिल हुए। पार्टी में नए लोगों का स्वागत करते हुए रैना ने क्षेत्र या धर्म की परवाह किए बिना लोगों के कल्याण के लिए भाजपा की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स, एनिमल के लिए रणवीर कपूर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। आलिया भट्ट बेस्ट एक्ट्रेस बनी। 12th फेल बेस्ट फिल्म। जी हां दोस्तों, रविवार रात 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स की अनाउंसमेंट हुई। एनिमल में निभाए गए किरदार के लिए रणवीर कपूर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, जबकि आलिया भट्ट को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। 12th फेल को बेस्ट फिल्म और बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिला। साथ ही विनोद चोपड़ा को इस फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का भी अवार्ड दिया गया। शबाना आजमी ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। दोस्तों ओ माय गॉड 2 को बेस्ट स्टोरी का अवार्ड दिया गया। इशिता मोइत्रा को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए बेस्ट डायलॉग का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके अलावा शिल्पा राव को पठान के गाने बेशरम रंग के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 15 राज्यों की 56 विधानसभा सीटों पर 27 फरवरी को होगा मतदान। अप्रैल में खाली हो रही हैं एमपी की 5 सीटें। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने सोमवार को अलग अलग राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इन सभी सीटों पर 27 फरवरी को मतदान होगा। इनमें मध्य प्रदेश की 5 राज्यसभा सीटें भी शामिल हैं। ये सीटें अप्रैल में खाली हो रही हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ECI ने सोमवार को चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। 13 राज्यों के 50 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 2 अप्रैल को पूरा हो जाएगा और बाकी 2 राज्यों के 6 सदस्य 3 अप्रैल को रिटायर होंगे। अप्रैल में खाली होने जा रही मध्य प्रदेश की 5 राज्यसभा सीटों में से 4 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस का कब्जा है। अप्रैल में बीजेपी से अजय प्रताप सिंह, कैलाश सोनी, धर्मेंद्र प्रधान और डॉक्टर L मुरुगन का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। वहीं कांग्रेस के राजमणि पटेल का कार्यकाल भी अप्रैल में पूरा हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अंकिता लोखंडे हुई मायूस, बिग बॉस 17 हारने पर एक्ट्रेस की आंखों से झलके आंसू। मुनव्वर ने जीत पर कहा ट्रॉफी डोंगरी आ गई। जी हां दोस्तों, रविवार की रात टीवी का बेहद पॉपुलर शो बिग बॉस 17 का फिनाले था। इस फिनाले में मुनव्वर को जीत हासिल हुई। अंकिता लोखंडे शो के टॉप 3 में भी अपनी जगह नहीं बना पाई। वो नंबर 4 की पोजीशन पर घर से बेघर कर दी गई। इस बात से अंकिता को बहुत दुख हुआ। वहीं दोस्तों, अंकिता शो के टॉप 5 कंटेस्टेंट्स में शामिल थी। उनकी जबरदस्त पॉपुलरिटी से उनके फैंस और खुद अंकिता को टॉप 2 में होने की उम्मीद जरूर थी, लेकिन ऐसा न हो सका। शो हार जाने का दुख अंकिता के चेहरे पर साफ नजर आया। फिनाले के बाद जब अंकिता अपनी मां के साथ घर जाने के लिए निकली तो उनके चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। उन्होंने पेपराजी को ना पोज दिया और ना ही उनसे बातें की। वहीं दोस्तों, शो के टॉप 3 में मुनव्वर फारूकी, अभिषेक कुमार और मन्नारा चोपड़ा शामिल थे। मन्नारा के घर से बेघर होने के बाद मुनव्वर और अभिषेक के बीच मुकाबला रहा। हालांकि ऑडियंस के वोटिंग पोल का निर्णय सामने आते ही मुनव्वर को विनर घोषित कर दिया गया। अभिषेक कुमार इस सीजन के रनअप रहे
रहे। जीतने पर मुनव्वर को प्राइज मनी के तौर पर 50 लाख रुपए, हुंडई क्रेटा कार और बिग बॉस की चमचमाती हुई ट्रॉफी मिली।